वो बेड के ऊपर 2 फुट ऊपर है, हवा में। उसका लेफ्ट पैर घूम के सर के पास सिरहाने में एकदम शोल्डर के बराबर रखा है, और जो राइट लेग है उसको मानो किसी ने इस तरीके से मरोड़ के खींच रखा हो बाहर। वो अपने बगल के त्रिशूल को उठाते हैं, और जो बाकी उनके तांत्रिक साथी हैं जो साथ में, वो पहले अपने गुरु को मारते हैं, फिर दूसरे साथी को मारते हैं। अगला शिकार वो खुद त्रिशूल लेके अपने गले में घुसा लेते हैं, और तीनों लोग वहीं डेथ हो जाते हैं। जब वो कैमरे को देखती है, फ्रेम वो देखती है कैमरे के अंदर की वीडियो को, तो ये सन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वही औरत है जिसने इसको बेटी की तरह बुलाया। वो महिला दीवार पे चढ़ रही है। फिर कुछ देर बाद से दिखाई पड़ता है कि वो बेड के ऊपर हवा में, और फिर अगले फ्रेम में देखती है वो छत से उल्टा चलती जा रही है। जी। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफाउंड थिंकर में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक नया और रहस्यमयी घटना लेके आए हैं। डर, रोमांच और खूबसूरत वादियों से जुड़ी हुई ये बहुत ही रहस्यमयी कहानी है, जिसको लेकर आए हैं हमारे मित्र दिनकर जी। तो राहुल जी, ये घटना है कश्मीर की, स्पेशली तो लद्दाख की है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से 3 दोस्त, मयंक, ऋचा और श्रद्धा, ये तीनों ब्रिटेन में ही रहते हैं। जी, ब्रिटेन में रहते हैं। हालांकि ऋचा का पालन पोषण या बचपना कहिए कश्मीर में बीता है, तो वो कश्मीर टहलने आते हैं, और साथ में मयंक और ऋचा भी आते, मयंक और श्रद्धा भी ऋचा के साथ आते हैं टहलने। उनका कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह का पर्पज होता है, स्पेशली वो कश्मीर इसीलिए आते हैं। और वो पिछले 15 सालों से इंडिया नहीं आए हैं। स्पेशली ऋचा का बचपना यहीं बीता है, लेकिन वो उसे आने का मौका नहीं मिला, और इस वजह से उसके अपने पिता से कई बार लड़ाइयाँ भी हुई हैं इंडिया आने के खातिर। अच्छा, उसके पिताजी मना कर देते थे। अब क्या कारण, क्या पर्पज है, वो आपको कहानी में आगे पता चले। कारण था उसका। जी। तो वो मना करते हैं, ये इंडिया कश्मीर टालने आते हैं, कश्मीर में डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाते हैं। लेकिन जब वो एक मांग को देखती है, ऋचा जब मांग को देखती है, तो उसे अचानक से उसके मन में आता है कि हमें मठ जो होते हैं बौद्ध भिक्षुओं के, बौद्ध मठ, जी, वहाँ चलना चाहिए, वहाँ भी टहलना चाहिए। अच्छा, उसके अंदर से फील होता जी, है। अंदर से क्यूरियोसिटी आती है मठ को देखने के लिए। तो वो वहाँ से लद्दाख के प्लानिंग करते हैं, क्योंकि लद्दाख में मठ वगैरह ओल्ड मठ भी हैं। जी, तो लद्दाख की प्लानिंग करते हैं। जब लद्दाख पहुँचते हैं वो, तो एक मठ, अब मठ का नाम मैं रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि जिन्होंने ये कहानी भेजी है उन्होंने ना बताने की बात कही थी। तो एक ओल्ड मठ के करीब वो पहुंचते हैं। अब वहीं बगल में एक आउट हाउस बना होता है, मठ के बगल में। जी, मठ के बगल में, मठ का ही होता है। अच्छा, उस आउट हाउस में अंदर से ऋचा को जाने का अंदर से फील आता है कि जाएं, चेक करें कि क्या है उस आउट हाउस में, या फिर ये समझिए कि वो आउट हाउस जैसे उसको बुला रहा होता है। अच्छा, जी, अंदर से कुछ फील जी, जाना चाहिए। लेकिन वो ऋचा मांग मिलते हैं, मांग से कुछ पूछना चाहती है, लेकिन उसको देखते ही वो तुरंत कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ से जाओ। अच्छा, जब ऋचा जाती है, ऋचा मांग से पूछने जाती है, जाने के लिए बोलते थे। जी। ऋचा को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसी कोई बात तो है नहीं। लेकिन इतने में जो श्रद्धा होती है उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगती है, तो इन्हें फिर वहाँ से मठ को छोड़ के होटल आना पड़ता है। अब होटल आते हैं, लेकिन इसके मन में, इसका मन वहीं आउट हाउस में अटका है। ऋचा मतलब जी, क्यों मना किया, या फिर आउट हाउस के अंदर जाने की इसकी क्यूरियोसिटी अपने आप उत्पन्न हो गई, एक लगाव सा। रात किसी तरीके से बीतती है, सुबह होती है। सुबह उठते ही वो अपना कैमरा लेती है, न मयंक को बताती न श्रद्धा को, और वो मठ के लिए चली आती है फिर से। उसे पता है बिच्छू मिलेंगे, पूछेंगे तो जाने नहीं देंगे। इस बार वो फिर से चोरी छिपे कैमरा लेके उस आउट हाउस में चली जाती है, अकेले, बिना किसी को बताए, बिना परमिशन के। अब आउट हाउस में जाती है, वहाँ एक कमरा होता है, कई कमरे हैं, लेकिन उस कमरे में ये जाती है, दरवाज़ा खोलती है, तो देखती है कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो उस कमरे की तरफ ये आकर्षित होती है। और जब वो कमरा खोलती है तो देखती है कि एक महिला, आप पागल कर सकते हैं, विक्षिप्त है। कभी चीख पुकार मचाती, कभी रोती, कभी सिसकियाँ लेती, कभी मतलब पागलों वाली हरकत कर रही होती है। और ये देखती है तो उसके जैसे एंट्री मारती है, दरवाजे के अंदर घुसती है, वो सारी हरकतें बंद कर देती है।
अच्छा, वो जो पागल औरत थी। जी जी। और बस इतनी सी आवाज़ आती है, तुम आ गई बेटी, तुम आ गई बेटी। अच्छा, ये उसको देख कर पागल औरत? जी जी, पागल औरत बोलती है। और इतना सुनने के बाद जब ये उसकी तरफ बढ़ने लगती है, वो फिर से पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। मतलब उसका ध्यान फिर से इसकी तरफ नहीं है। अब चूंकि रूम काफ़ी डार्क है, काला रूम, मतलब अंधेरा है कमरे में। कमरे में सिर्फ एक बेड है, उस बेड के इर्द गिर्द वो घूमती है, और जो बेड है उसके चारों ओर एक सिंदूर की रेखा है। जब बेड के चारों तरफ जी जी, होगा सिंदूर का। उसे उससे या कहिए कुछ भी होगा, जो भी हो गतिविधि हो तांत्रिक, लेकिन इसका इन सारी चीज़ों में विश्वास होता नहीं है, और रूम में डार्कनेस होने की वजह से इसका ध्यान भी नहीं जाता है। तो ये क्रॉस करके बेड के पास पहुंचती है। बेड के पास पहुंचती है तो उसकी हरकतें वो सुनती है, तो अजीब अजीब भाषाओं में, अलग अलग बोलियों में बातें कर रही होती है। कभी बुजुर्ग महिला की तरह तो कभी बच्चे की तरह, कभी हंसते हुए तो कभी रोते हुए, कभी फुसफुसाती, वो बातें इसको समझ में कुछ नहीं आती। मतलब पागलों की तरह फिर से बिहेव करती। तो ये सोचती है कि ये कोई पागल औरत, इसको यहाँ रखा गया है, लेकिन इसे फैसिलिटी दी जानी चाहिए हॉस्पिटल वाली, ये यहाँ तो इस तरीके से ठीक नहीं हो सकती। किसी को भी देख के ही समझ में आएगा कि इसको मतलब डॉक्टरों की जरूरत है ना, कि जी जी जी। और उसकी हरकतें देख के उसको दया भी आती है, तरस भी आती है उसकी तरफ। और क्योंकि वो बचपन में काफ़ी छोटी थी, तभी वो चली गई थी अपने पिताजी के साथ ब्रिटेन, और तब से उसकी माँ उसके साथ है नहीं, तो उसे एक अलग सा लगाव भी अनुभव होता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। तो वो वहाँ से कुछ आगे बढ़ती, कुछ बातचीत होती, कुछ कन्वर्सेशन होती। उससे पहले ही जो वहाँ के भिक्षु होते हैं वो देखते हैं कि कोई आउट हाउस में गया है, तो तुरंत जाते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, उसको वहाँ से पकड़ते हैं और घसीटते हुए बाहर ले आते हैं। जी। और काफ़ी मतलब क्रुद्ध होते हैं, काफ़ी गुस्सा है उनका कि गुस्सा होते हैं। इस बीच वो कैमरा लेके गई थी, उसका कैमरा ऑन ही था, तो कैमरा वहीं छूट जाता है। कैमरा छूट जाता है, इसको मतलब भागा दौड़ी में जी 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 जी, वो अचानक से आते हैं, उसको पकड़ते हैं, इसको कुछ समझ में आता, उससे पहले वो कैमरा वहीं छूटता है। तो कैमरे पे कहाँ उसका ध्यान हो, तो ऐसे ही चौंक जाती है कि ऐसा क्या हुआ। और वो भी काफ़ी गुस्से में होते हैं, तो वहीं व्यस्त हो जाती है। वो कहते हैं तुमने जो किया तुमको पता भी नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अच्छा, कमरे में जाके? जी जी, कमरे में जाके उससे बात करके, उसके समीप जाके तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुमको इसका एहसास भी नहीं है, तुम अभी तुरंत यहाँ से चली जाओ। अच्छा, जाने के लिए बोल देते हैं। गुंजाइश इसी में कि यहाँ से चली जाओ तुम। अब उसे जो ऋचा थी, फीमेल है, तो वॉइस भी उसकी फीमेल होनी चाहिए, लेकिन अब जो कन्वर्सेशन हो रहा है एक मेल वॉइस में हो रहा है। अच्छा, ऋचा मेल वॉइस में बात कर रही है? जी जी। एक डरावनी सी, आप कह सकते हैं खूंखार सी हंसी। अच्छा, उसकी वॉइस चेंज हो जाती है? जी, वॉइस चेंज हो जाती है, और उस भिक्षु से कहती है कि तुम्हारा समय नज़दीक आ गया, तुम्हारा समय नज़दीक आ गया, इतना कहती है। अब जब भिक्षु को जिस बात का डर था वो हो चुका था, मतलब कि पजेशन हो चुका था। अच्छा। जिस वजह से उसने उसको वहाँ से दूर जाने के लिए कहा था। जी। तो अब चूंकि वो तो होश में है नहीं, तो अब वहाँ के उस मठ के लामा आते हैं और झाड़ फूक करके तांत्रिक गतिविधियों द्वारा। ये लामा जो होते हैं वो? जी, लामा हमारे हिंदू धर्म में जिस तरीके से गुरु होते हैं, उसी तरीके से बौद्ध कल्चर में भिक्षु होते हैं। भिक्षु नहीं, लामा होते हैं, और भिक्षु उनके शिष्य होते हैं, गुरु के रूप में। जी, तो लामा काफ़ी रिस्पेक्टेड होते हैं, मतलब वो गुरु ही होते हैं। तो जो वहाँ उस मठ के जो होते हैं लामा, वो आते हैं, और फिर भिक्षु भी साथ में मिलके लामा के साथ उसकी एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया करके झाड़ फूक तंत्र वगैरह जो भी होता है उसे उस आत्मा से मुक्त कराया जाता है। अब ये मुक्त हो जाती है, लेकिन होश में नहीं आती। इस बीच में होटल में मैं और श्रद्धा जब सुबह उठते हैं, देखते हैं तो ये गायब है। ऋचा का कहीं अता पता नहीं। अब वो डाउट में है कि वो गई तो गई कहाँ भी ना बताए। जब फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन मठ में होता है, वहाँ बात होती है तो पता चलता है कि उसके साथ कुछ ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, और तुम आओ, इसको होटल लेके जाओ और इनके फैमिली को बताओ। अब जो फैमिली होती है केवल उसके पिताजी हैं उनकी फैमिली में, और जो लामा होते हैं उसके पिता को जानते होते हैं। लामा जानते जी, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते थे कि उसे जाने के लिए मना कर रहे थे कि तुम जाओ यहाँ से, तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो बैंक पहुँचता है, श्रद्धा भी पहुँचती है, साथ में उसको होटल लेके पहुँचते हैं। वो सुबह निकली थी, होटल पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1.5 से
2 बज चुके हैं। अभी भी इस ऋचा को होश नहीं है। वो होटल में पहुंचते हैं, वो सोई हुई होती है। तकरीबन 6:30 बजे उसे होश आता है। अच्छा, ऋचा जी। लेकिन सरप्राइज वाली बात यह है कि उसे जो भी वहाँ मठ में हुआ है, जो उस मर्दाना आवाज़ में बात की, जो उसने जिस तरीके से बिहेव किया, उसे कुछ याद ही नहीं। अच्छा, भूल चुकी है। वो मठ में गई, उसे याद है। उसने लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? उस महिला ने उसे माँ की बेटी की तरह बुलाया था, बेटी कह के बुलाया था। वो भी उसकी सहानुभूति और बढ़ जाती है उसके प्रति। अब वो उठती है, वो ना श्रद्धा से मिलती, ना मयंक से मिलती, ना कुछ बताती है। वो होटल से निकलती है और मठ की तरफ चल देती है। जब वो मठ में पहुंचती है तो उसे लामा मिलते हैं मठ के। ये वही लामा है? जी 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 जी, झाड़ फूक करके सही जी, जिन्होंने इनको सही किया है। लेकिन इसे चीज़ें याद ही नहीं है। वो इसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो वाद विवाद करने लगती है। मतलब वो चाहती है कि उस महिला को मेडिकल फैसिलिटी दी जाए और वहाँ से हटा के उसे किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन वो कहते हैं ये साइकोलॉजिकल केस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल केस नहीं है और इनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन वो कुछ रहा है, उसका इस पर विश्वास भी नहीं होता और कुछ भी मानने को राजी नहीं है। अब लामा जब देखते हैं, वो यहाँ तक धमकी देती है ऋचा कि अगर आप नहीं एग्री होंगे तो हम पुलिस केस करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, तमाम चीज़ें, मतलब कि प्रताड़ित किया जा रहा है, मिसबिहेव किया जा रहा है उस महिला के साथ। तो लामा कहते हैं कि एक बिच्छू से कि इसका कैमरा लेके आओ। जो कैमरा आउट हाउस में छूट चुका था, चूँकि रिकॉर्डिंग ऑन थी तो उस समय रिकॉर्ड ही उस जब वो कैमरे को देखती है और जो फ्रेम वो देखती है कैमरे के अंदर की वीडियो को, तो ये सन्न रह जाती है। इसे यकीन नहीं होता कि वही औरत है जिसने इसको बेटी की तरह बुलाया, जिसने बेटी कह के इसको बुलाया। होता क्या है, पहला फ्रेम वो महिला दीवार पे चढ़ रही है। जी, वो महिला दीवार पे चढ़ रही है। अब चूंकि कैमरा तो स्टडी है, कोई उसे तो लेके मूव करा नहीं रहा है, तो सारे फ्रेम तो कैप्चर नहीं होते। लेकिन जो जो चीज़ें उसमें कैप्चर हुई हैं, फिर कुछ देर कैमरा ब्लैंक है, फिर कुछ देर बाद से दिखाई पड़ता है कि वो बेड के ऊपर हवा में। अच्छा, बेड से ऊपर हवा में चली? जी, मतलब उसके सोने का तरीका या फिर रोने का तरीका जो भी है, मतलब वो हवा में तैर सकती है, दीवार पे चढ़ सकती है। और फिर अगले फ्रेम में देखिए वो छत से उल्टा चलती है। जी, अब इतना देखने के बाद तो उसके मतलब उसको यकीन हो चुका है कि वो ये चीज़ें पागलों वाली हरकतें तो नहीं है, क्योंकि कोई पागल ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ, फिर आगे के फ्रेम में जो चीज़ें देखती है वो पागलों वाली हो सकती हैं। फिर से वही अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग लैंग्वेज में बात। कभी बच्चे की तरह जिद करती कि मैं जाऊँ, कभी रोने लगती। मतलब कि जिस तरीके से एक बच्चा बिहेव करता है उस तरीके से, फिर जैसे एक ओल्ड बिहेव करता है फिर उस तरीके से। मतलब आप कुछ भी मानिए, अब उसे यकीन तो हो चुका है कि ये घटना नॉर्मल तो नहीं है। अब लामा से कहती है कि इसका कोई समाधान, मतलब वो पूछती है लामा से, तो लामा कहते हैं इसका जो समाधान है, इसकी समाधान की कोशिश की गई थी 10 साल पहले, लेकिन मौत के अलावा इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है। मौत के अलावा इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि जो आत्माओं ने उनके शरीर पे कब्जा कर रखा है वो काफ़ी पावरफुल हैं, काफ़ी शक्तिशाली हैं। और तो और एक आत्मा 2 आत्मा होती तो अलग बात थी, इसके शरीर पे 9 आत्माओं का कब्जा है। जी, 9 आत्माएं। और ऐसे केस बहुत ही रेयर होते हैं राहुल जी। आप केस स्टडी भी करेंगे, ऐसी चीज़ें उठा के भी देखेंगे तो आपको ऐसे केस बहुत ही कम मिलेंगे। 9 आत्माओं का जी मतलब कब्जा है उसकी? 9 आत्माएं उसके शरीर में है। उस महिला की आत्मा को मिलाइए तो 10 आत्माएं हैं उसके शरीर में। तो इस वजह से वो कहते हैं कि इस केस को सॉल्व करना या हैंडल करना इतना आसान नहीं है। और 10 साल पहले उनके 5 भिक्षुओं की, उनके साथी भिक्षुओं की जान जा चुकी है और ये लामा बड़ी मुश्किल से बचे थे। तो इसी वजह से उन्होंने उसको बांध के रखा था लेकिन इसने उन्हें स्वतंत्र किया। और रही बात जो ऋचा के इस जगह पे होने की, तो बताते हैं कि तुम इंग्लैंड से यहाँ आई नहीं हो, उनके पीछे भी आत्माओं का हाथ है।
मतलब उन्होंने ही उसे यहाँ बुलाया है। तब ऋचा को भी लगता है, क्योंकि जब वो पहली दफ़ा उस आउट हाउस के करीब पहुँचती है तो डेजा वू के कंडीशन में होती है, मतलब एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी कि जब आप किसी जगह पे पहुँचते हैं तो आपको लगता है, या किसी घटना को सोचते हैं, देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें या इस जगह पे मैं पहले भी हो चुका हूँ, मेरे साथ घट चुकी हैं, लेकिन आपको पता नहीं कब घटा है, कैसे घटा है, क्यों घटा है। ऐसा फील होता है कि हम यहाँ आ चुके हैं या ये घटना मेरे साथ घट चुकी है। जी जी। तो इस अनुभव को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में डेजावू या डेजावू कहते हैं। तब वो भी एक्सप्लेन करती है इस चीज़ को कि वो आउट हाउस जब वो पहली दफ़ा देखती है पहली बार, तो उसे एक अलग सा आकर्षण महसूस होता था। अच्छा, मतलब वहाँ से अट्रैक्शन ऐसा जी जी होता था कि कोई खींच रहा है हमको। जी। और कश्मीर आने का प्लान और पिताजी से झगड़ा जो इसका होता था, उसके पीछे का कारण भी ये सपना ही था। सपने में इसे आउट हाउस कई बार दिख चुका था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती तो उसे याद नहीं आता कि उसने कहाँ देखा, कैसे देखा, लेकिन उसे ये लगता है कि ये आउट हाउस इसने पहले ही देख रखा था। और बस यही कारण था कि उसके पिताजी भी उसे इंडिया नहीं आने दे रहे थे। हालांकि इन सारी घटनाओं के बीच अगले दिन उनके पिता भी पहुंच जाते हैं। उनके पिताजी का नाम अरविंद है। तो अरविंद पहुंचते हैं तो लामा उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इस घटना का समाधान उन आत्माओं के बारे में जान के नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऐसी प्रक्रिया पहले की जा चुकी है और उसका रिजल्ट नहीं मिला। अब ये जहाँ पजेस्ड हुए थे, यानी कि उस महिला का नाम अनीता होता है जो पागल है, तो उस अनीता को जहाँ पजेशन हुआ है उस स्थान पे हमें जाना पड़ेगा और वहाँ कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी, तो भी समाधान निकल सकता है। लेकिन इस बार जो भी इन्वॉल्व होगा उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी खतरनाक और काफ़ी पावरफुल हैं ये। तो अरविंद बताना शुरू करते हैं अनीता के बारे में, यानी अपनी वाइफ के बारे में, कि सबसे पहले तो इन्होंने अपनी बेटी से झूठ बोल रखा था। वो 15 साल पहले इंग्लैंड गए थे, तब से भारत नहीं आए सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी सेफ रहे। और उनके जाने का कारण भी ये था कि अनीता को फोटोग्राफी का काफ़ी शौक़ होता है। तो चूँकि ये कश्मीर के ही होते हैं तो टहलने निकलते हैं, फोटोग्राफी वगैरह करते करते एक दोपहर में ये एक काफ़ी समतल स्थान पे पहुंचते हैं। लेकिन उस कहानी के पीछे उस जगह लैंडस्लाइड हुआ रहता है, और उस लैंडस्लाइड को इस समय मतलब कि काफ़ी विकसित करके एक समतल भूमि बना दिया गया है। तो उस समय वो समतल भूमि थी, लेकिन उससे पहले वहाँ पे लैंडस्लाइड हुए थे। तो ये दोपहर को ये उन्हें नहीं पता होता, ये तो टहल घूम के आते हैं फोटोग्राफी वगैरह करके, और जब एक घर पहुँचते हैं तो अरविंद देखते हैं अनीता के स्वभाव में थोड़ा बदलाव है। जो अरविंद से कभी झगड़ा नहीं करती थी, उस दिन उससे बहस होती है। और बहस में होता क्या है, अनीता अपने कैमरे को उठा के पटक देती है, और जो कि अरविंद को काफ़ी अनयूजुअल लगता है, क्योंकि वो उस कैमरे से इतना प्यार करती थी और कई सालों से उसने उसे सहेज के रखा था, और इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि उसने कैमरे को फोड़ दिया, पटक दिया। एक घटना उन्होंने नोटिस की, और फिर उन्होंने एक बाथरूम से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। अजीब सी आवाज़ सुनी तो वो कमरे के अंदर गए। बाथरूम के अंदर देखा तो उनकी जो बेटी है ऋचा, अभी छोटी है, वो फर्श पे लिटाया हुआ है। अनीता ने उसके पाँव को, हाथ को पकड़ रखा है, और शावर पूरी तरीके से ऑन है। शावर का पूरा पानी उसके शरीर पे, मतलब उसके चेहरे पे गिर रहा है। ये एक माँ एक अपनी बेटी के साथ कर रही थी। जी जी। और चेहरे पर एक अजीब सी हंसी, मुस्कान है, मतलब दर्द नहीं है कि वो कर रही है। और वो जो सफोकेशन है, घुटन है, क्योंकि शावर ऑन है, तो आप कभी आपने अनुभव किया अगर लगातार पानी गिरे तो सांस लेने में प्रॉब्लम जी, तो उस घुटन के कारण उस थोड़े से अजीब आवाज़ निकल रहे थे उसके। वो देख के सन्न रह जाते हैं कि ऐसी हरकत, वो भी अनीता। उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन वो तुरंत अपनी बच्ची को लेते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ ट्रीटमेंट होता है, ऋचा सेफ होती है। लेकिन इस घटना के बाद उन्हें यकीन हो जाता है, क्योंकि वो थोड़े इस टाइप के हैं, उनके साधु और तांत्रिकों से संबंध भी होते हैं, मतलब बिलीव है इन सब चीज़ों में। बिलीव है, और ये नॉर्मल घटना है भी नहीं। तो वो कंसल्ट करते हैं तांत्रिकों से जो उनके संपर्क में होते हैं। तो वो बुलाते हैं, तो वो आते आते लगभग
रात हो जाती है, 9-10 के करीब हो जाते हैं। और ये तब से घर पे नहीं गए हैं, ऋचा को लेकर हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल से वहाँ उनको शिफ्ट किया। उसके बाद से ये उसी भागदौड़ में है कि कोई मिले उससे कंसल्ट करें। तो कहते हैं ठीक है हम आएंगे देखेंगे। तो 3 तांत्रिक कहिए, साधु कहिए, जो भी कहिए, 3 लोग आते हैं। उसमें से एक मेन होते हैं, बाकी 2 उनके शिष्य होते हैं। तकरीबन 9-10 बज रहे होते हैं रात के समय। अभी घर में भी उस घटना के बाद से घर में ये नहीं गए थे। तो जब ये घर में जाते हैं, अनीता के बेडरूम के वो 3 लोग साथ में अरविंद भी हैं जी। और जब अरविंद दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते वो स्थिति देख के सन्न रह जाते हैं 4 के चारों लोग, क्योंकि तांत्रिकों ने इतनी गंभीर स्थिति नहीं सोच रखी थी कि स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। और अरविंद को ये उम्मीद भी नहीं था कि ऐसी स्थिति हो। और ये जो घटना है, जो भी देख रहा है, अभी जो भी सुनने वाला इसे, और आप भी अगर इसे महसूस करेंगे उस चीज़ को, तो आपको अनुभव होगा। वो बेड के ऊपर 2 फुट ऊपर है, हवा में। उसका लेफ्ट पैर उसके घूम के सर के पास सिरहाने में एकदम शोल्डर के बराबर रखा है। और जो राइट लेग है उसको मानो किसी ने इस तरीके से मरोड़ के खींच रखा हो बाहर की तरफ जी। अब उस आप पोज को सोचिए। और जो दाहिना पैर है, दाहिना हाथ है, वो हवा में ऊपर की तरफ, छत की तरफ, और उंगलियां अकड़ी पड़ी हैं, अकड़ी जी। और जो लेफ्ट हैंड है वो पीठ के पीछे से जाके जैसे गर्दन के पास से बालों को पकड़ा है। अच्छा। और उसके गर्दन को नीचे खींच रखा है। मतलब सोच के ही ऐसा लग रहा है कि कैसा भयानक दृश्य रहा होगा। मतलब आप सोचिए कितना जो देखेगा वो। और एक अजीब सी आवाज़, मतलब फुसफुसाहट सी और चीखने की, एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं उस चीज़ को। तो वो देख के अरविंद तो तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। अब बाकी सारा काम अब तांत्रिकों का है। तो तांत्रिक घुसते ही सबसे पहले साथ में कुछ चीज़ें वो लाते हैं। साथ में नींबू होती है, उड़द भी होती है। एक स्वास्तिक का निशान बनाते हैं उसके सिरहाने, जहाँ जिस तरफ उसकी खोपड़ी होती है। और वो कुछ नहीं कहती, वो हवा में ठीक उसी अवस्था में टंगी है और विचित्र सी ऐटी सी और विचित्र सी आवाज़ निकल रही है। और उसके चारों तरफ वो नींबू से उसके बेड को घेरते हैं तांत्रिक लोग। और उसके सिरहाने एक स्वास्तिक का निशान बनाते हैं। वहाँ कुछ चावल, कुछ उड़द और कुछ काला तिल और भी कुछ अन्य सामग्रियाँ। और फिर वो अपनी तांत्रिक गतिविधि को शुरू करते हैं। मंत्र जाप शुरू होता है। अब उसका भी रिएक्शन धीरे धीरे चालू होता है। मतलब वो अब ध्यान भंग करना चाह रही है इनका। हाँ। तो सबसे पहले तो कहती, मतलब कि चैलेंज करती कि मेरा कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। कभी वही हंसी, कभी मुस्कुराहट, कभी एक डरावनी आवाज़। लेकिन ये सारे लोग अपनी गतिविधि में व्यस्त रहते हैं। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तांत्रिकों ने उससे, उस कन्वर्सेशन में जितनी जानकारी निकाली, उसके अनुसार ये पता चला कि वो कहीं टूरिस्ट वगैरह या फिर कुछ काम करने आए थे लद्दाख में। और इनकी जो गाड़ी थी या जिस बस में जा रहे थे वो उस लैंडस्लाइड की चपेट में आया था। और लैंडस्लाइड की चपेट में आने के बाद इन सब की डेथ हो चुकी थी। इनका आपसी ना कोई संबंध था, ना इनका कोई संपर्क था। बस ये था कि जी सबकी डेथ एक साथ हुई थी। तो चूंकि अलग अलग जोन के थे, अलग अलग क्षेत्र से आते थे, अलग अलग बोलियां थी, इसी वजह से उसका रिएक्शन भी कभी कोई हावी होता, कभी कोई हावी होता। मतलब कभी कोई आत्मा जी बच्चे की हो जाती तो बच्चे जैसे बोलती, बुजुर्ग की हो जाती तो बुजुर्ग। सब लोग अपना एक्सप्रेशन देने की कोशिश करते थे। तो तांत्रिकों को ये इतनी सारी बातें पता चली कि वो 9 आत्माएं हैं उसके शरीर के अंदर और अलग अलग, मतलब इनका आपसी कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक चीज़ उन्हें और पता चलती है कि उसमें जो सबसे पावरफुल है या कर दीजिए लीडर है उन सबका, वो एक जो वाइस होती है मर्दाना, वो
आत्मा ही सबको लीड करती है, मतलब वो जहाँ जाएगी सब वहाँ जाएंगे। हालांकि तो अब इस घटना के बाद से अब उसकी हरकतें जो हैं उस आत्मा की, वो उस अनीता की भी बढ़ रही हैं। मतलब वो इनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो या उसको जाए, क्योंकि कुछ देर बाद वो करे कि मुझे परेशान करना बंद करो, जाओ यहाँ से। अब शरीर काफ़ी 2 फुट ऊंचा था, तो काफ़ी ऊंचाई तक जाता है, और जैसे किसी ने फ्री फॉल में रिलीज कर दिया हो, शरीर उसी तरीके से धड़ाम से बेड पे नीचे गिरता। तो बाकी 2 लोग तो जो गुरु हैं और एक शिष्य हैं वो काफ़ी तल्लीन है, लेकिन एक को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है। एक जो शिष्य होते हैं जी उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब वो गिरती है तब कराहने की आवाज़ आती है, चीखने की, कि मुझे बचा लो, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन फिर अगले क्षण एक खूंखार सी हंसी और मर्दाना आवाज़, और फिर वो बेड पे उठ के खड़ी हो जाती है। तो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, और शायद वो भाप लेती है या कुछ है, उसे ऐसा लगता है कि मैं किसको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो अगली बार उसने शरीर को एकदम छत की ऊंचाई तक उठा दिया, मतलब उसी, और फिर से पूरे फ्री फॉल में बेड पे गिराया। इस बार फिर एक दबी सी आवाज़ कराहने की, और ये इनका डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, और शायद उसे भी अनुभव हो चुका था इस चीज़ के बारे में। तो अब उसका भी सारा ध्यान इन्हीं के ऊपर केंद्रित है। अब तीसरी बार ये बेड पे अट्ठहास करते हुए हाथों को मरोड़ते मरोड़ते खड़ी होती है, और इनकी तरफ, हालांकि तीनों लोग नीचे तल्लीन है, लेकिन इनका ध्यान तो टूट चुका था। मतलब तीसरी दफ़ा वो ऐसा बिहेव करती है कि मानो ये उस महिला को मारने जा रही है, कि अब ये मार देगी। तो ये जो होते हैं, इनकी आंखें खुलती हैं और ये उसकी तरफ देखते हैं, और ये अचानक से वो एक रौद्र, मतलब कि भयंकर रूप लेके, एक काफ़ी डरावना खुखार अचानक से उनके सामने यूँ जैसे बूम प्रकट होती है, मतलब सामने आती है और फिर गायब होती है। ये काफ़ी भयभीत हो जाते हैं उस समय। तब वो फिर से बेड पे जाती है और काफ़ी खूंखार अट्ठहास करती है, और फिर वही डायलॉग जैसा उसने उस भिक्षु के साथ किया था कि तेरा समय खत्म। और इतना कहते ही वो सम्मोहित हो चुके थे। अच्छा जी, क्योंकि उन्होंने उससे नज़रें मिला ली थी। वो अपने बगल के त्रिशूल को उठाते हैं, और जो बाकी उनके तांत्रिक साथी हैं जो साथ में मंत्रोच्चारण, जी, वो पहले अपने गुरु को मारते हैं, फिर दूसरे साथी को मारते हैं, और फिर अगला शिकार वो खुद त्रिशूल लेके अपने गले में घुसा लेते हैं, और तीनों लोग वहीं डेथ हो जाते हैं। अब इस घटना के बाद सुबह होती है, अगले दिन पुलिस आती है, जांच पड़ताल होती है। वो उस महिला को पागल खाने, पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर पागल खाने एडमिट होता है। और इस घटना के बाद से ही अरविंद लंदन के लिए शिफ्ट हो जाते हैं, और तब से वो 15 साल बीत चुके थे उनके जीवन के, लेकिन वो कभी कश्मीर लद्दाख वापस नहीं आए थे, और इसी वजह से वो ऋचा को भी वापस नहीं आने देते थे। लेकिन वो कहते हैं, लामा से बताते हैं कि वो पागल खाने में थी, वहाँ से वो छूटी कैसे और फिर से यहाँ कैसे पहुँची, ये उन्हें भी नहीं पता। जी, और ये लामा को भी नहीं पता, बस लामा को तो मिली थी, तो उन्होंने उसे सही करने की कोशिश की, लेकिन तो अब फिर से अरविंद वही समाधान की बात करते हैं। तो कहते हैं ठीक है। तो ये उस जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, अब चूँकि इतने सालों बाद वहाँ की जियोग्राफी पूरी चेंज हो चुकी थी, बिल्डिंगें, मकान, सारी चीज़ें बन चुकी थी, तो मिलना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन ये ढूंढते ढूंढते हफ्ते शायद लग जाते हैं इनको। ऋचा भी काफ़ी साथ में मेहनत करके किसी तरीके से उस स्थान को पा लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। मकान वगैरह बने हैं, लेकिन फिर भी कुछ बीच में स्पेस मिल जाता है इनको, तो ये वहाँ जाते हैं। अब चूंकि 9 आत्माएं होने के कारण अनीता को भी वहाँ उस जगह पे, स्पॉट पे ले ही जाना होता है, और उसी स्पॉट पे सारी गतिविधियाँ करनी होती हैं।
और जो लामा होते हैं उन्होंने ऐसा एक्सोर्सिज्म यानी ऐसी झाड़ फूक की प्रक्रिया अपनी ज़िंदगी में अभी तक नहीं की थी, क्योंकि ये बहुत ही जोखिम भरा था। लेकिन इस समाधान का बस एक ही जरिया था। तो ये उसको यहाँ लेके जाते हैं और वहाँ पर वो प्रक्रियाएं जो होनी चाहिए, जो करनी चाहिए, वो करते हैं। लेकिन इस बार वो रिलीज करने की कोशिश नहीं करते। इनके साथ 9 भिक्षु होते हैं जो एक कतार में खड़े होते हैं, बीच में लामा होते हैं और उसके बाहर फिर भिक्षुओं की एक श्रृंखला होती है। और ये उन आत्माओं को रिलीज नहीं करते बल्कि कैद करते हैं। अच्छा। तो हालांकि इस प्रोसेस में इस बार वो सफल होते हैं, कोई घटना भी नहीं होती और फैमिली अभी भी काफ़ी सुकून से है, काफ़ी चैन से हैं और उसके बाद से किसी को उन्होंने कोई हार्म भी नहीं पहुंचाया। अच्छा, तो जो पागल औरत थी मतलब उसको मुक्ति मिली? जी जी, उससे भाग जाते हैं सब? जी जी। अब उन्होंने उसे मुक्त किया, कैद किया, फिर उसके बाद से उनके साथ क्या हुआ क्या ये जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ वो फैमिली वेल सेटल्ड है और काफ़ी खुश हैं। तो ये थी कहानी। तो दोस्तों, आपकी ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट हमें ज़रूर लिख भेजें। अगर जो आपके पास कोई भी ऐसी घटना हो जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हो या कोई शेयर करना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी है, वहाँ आप शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को समय दिया, आपने यहाँ तक देखा। आपको ये घटना कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए रोमांचक सफ़र पे अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद। आप अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार। आप सबको हैप्पी होली।